आज मैं आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर में जो आपके 15 बहुविकल्प पे प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसके बारे में रिवीजन कराऊंगा। ये आपका जो पेपर सेट है ये आपका 2020 सितंबर में जो पेपर आया था, ठीक है, उसके क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आया है आपका कि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है, ठीक है। शिक्षक जो टिप्पणी करता है वो क्या करता है कि हाँ आप सही हैं, उत्तम हैं, ठीक है। तो ये इसमें इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टिप्पणी की गई है यानी फीडबैक जो दिया गया है शिक्षक द्वारा वो सही दिया गया है, तो इसका मतलब ये सकारात्मक फीडबैक हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर नहीं होता तो ये आपका नकारात्मक फीडबैक हो जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सकारात्मक फीडबैक हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आया कि शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उत्तर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें शिक्षण अधिगम उद्देश्य के संज्ञानक क्षेत्र की बात हुई है, तो संज्ञानक क्षेत्र में जो होता है कि तत्वों का विश्लेषण जरूर किया था, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे इनमें से फिफ्थ, ये आपके विकल्प दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आंसर होंगे, तो इसमें एक आंसर होगा आपका कि अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण किया जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। एक फोर्थ हो जाएगा कि संश्लेषण जिसमें विचारों का सृजनात्मक व्यवस्थित निहित हो, एक ये हो जाएगा। एक फिफ्थ हो जाएगा आपका कि मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में कि 2, 4, 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन दिए हैं और एक कथन वाले क्वेश्चन जो नेट एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कथन है कि इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम जमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। ये फर्स्ट कथन हो गया आपका, ठीक है। सेकंड कथन है कि विशिष्ट उत्तर परीक्षा परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों कथन में ही जो है परीक्षार्थियों के आकलन किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इष्टतम निष्पादन परीक्षण है, यहाँ विशिष्ट उत्तर परीक्षा का निष्पादन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही कथन आपके क्या है, सत्य है। तो कथन फर्स्ट और कथन जो आपका सेकंड दोनों ही सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी 2 सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। इसमें सूची फर्स्ट में आपका व्यवहार परीक्षण प्रवीणताएं तथा सेकंड सूची में जो है उनके विवरण दिए गए, तो आपको इसे मैच करना है, ठीक है। तो ए में अनुदेशन दिया गया, ए अनुदेशन, तो अनुदेशन क्या होता है, अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग होता है, तो ए का आंसर आपका थर्ड से मिल जाएगा। बी है संप्रेषण जो होते हैं आपके शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना है, तो बी का आपका फोर्थ हो जाएगा। प्रबंधन, सी प्रबंधन है आपका, तो प्रबंधन क्या होता है कि कार्य संगत क्रियाओं को आधिकारिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना, ये प्रबंधन का कार्य होता है, तो सी का ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद है डी, और डी आपका का संवियन है, संवियन में कहा गया है ये डी, इसका मतलब 2 से मिल जाएगा, ठीक है। समूह व्यवहारों एवं गतिविधियों पर नज़र रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना, ये समय हो जाएगा, तो इसका डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इनसे आप मैच कर सकते हैं, सूची ए और सूची सेकंड को आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है, ठीक है, यानी कि पहला कथन दिया गया, दूसरे में उसमें तर्क बताया गया है। तो ए अभिकथन में क्या कहा गया है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है, ठीक है। इसका तर्क दिया गया है कि इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन यानी शिक्षण की अवधि में घटित होता है, तो इसका मतलब पहला कथन आपका सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, क्योंकि ए आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है ये आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, क्योंकि जो
ए में कथन गया है उसकी पूर्णतः व्याख्या जो आर द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध की किस विधि में निरक्षरित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय है। तो ये आपकी कार्योत्तर विधि होती है। कार्योत्तर विधि में आप चरों का में हेरफेर नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप हेरफेर ही नहीं करोगे चरों में तो चरों पर नियंत्रण रहता है, न तो नियंत्रण ही संभव होता है और न ही वांछनीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्योत्तर विधि। ठीक, इसके बाद है 7 क्वेश्चन कि निम्नांकित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो कि गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताएं को परिलक्षित करते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन से आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके 5 विकल्प दिए हैं, इसमें आपके आंसर हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, कि शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होते हैं। एक आपका फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद है थर्ड कि प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं, थर्ड हो जाएगा। और इसके बाद आपका हो जाएगा फोर्थ कि वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के पृथक स्रोत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक तो फर्स्ट हो जाएगा शोधकर्ता द्वारा, ठीक है, एक थर्ड हो जाएगा कि प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं, और एक फोर्थ हो जाएगा कि वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के पृथक स्रोत होते हैं। तो 7 गई, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श विधियों को वरीयता दी जाती है। परिणात्मक शोध प्रतिमान की बात हो रही है, तो इनमें आपको साधारण या याचन प्रतिचयन की को जो वरीयता दी जाती है, और इसके बाद जो है आपका स्तरित प्रतिचयन को वरीयता दी जाती है, और व्यवस्थित प्रतिचयन को वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि साधारण याचन प्रतिचयन, दूसरा हो जाएगा आपका स्तरित प्रतिचयन, और फिफ्थ हो जाएगा आपका कि व्यवस्थित प्रतिचयन यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 कि उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, उष्णकटिबंध वन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि धरती पे ऑक्सीजन और कार्बन के संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका होती है, ये आपका सही है। धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व तथा परवर्तकता को समझित करने की उनकी क्षमता होती है, ये भी आपका सही है। धरती के जैव विविधता में योगदान करते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर, क्योंकि नहीं की बात हो रही है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाली रसायन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो इन चीज़ों पर आपका कार्य करते हैं। ठीक है, और जो कार्य नहीं करते हैं तो वो ये नहीं करते, ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद 10th क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्वय क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। तो इसमें मानव पर्यावरण की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम आपका हो जाएगा कि जब तक प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम रहेगा, ठीक है, तो ये समस्या आपकी जो है कम होती रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी का गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। तो शहरी क्षेत्रों की बात हो, शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा परिवहन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परिवहन क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र से ही में जो आपकी शहरी क्षेत्र में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ जो बात हो रही है वो बैटरी चालित वाहन से ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, तो बैटरी चालित वाहन जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो वातावरण से आपकी जो हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन रही या ऑक्सीजन, ये गैसों को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं कि इनसे जो वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वो वातावरण से जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ये अवशोषित करते रहते, ग्रहण करते रहते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले जो क्या है, सबसे पहले जापान की कंपनी का आपने नाम भी सुना होगा, जापान की कंपनी, ठीक है। जापान की कंपनी थी एक होंडा, होंडा कंपनी। तो होंडा कंपनी ने 2008 में इस तरह के वाहन की जो है बनाए थे, ठीक है। क्योंकि ये वाहन जो बहुत महंगे होते हैं तो इसलिए इनकी संख्या कम पाई जाती है। तो इसलिए ईंधन बैटरी चालित वाहनों में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है, वो हाइड्रोजन से प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो वातावरण से जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन अवशोषित करके उससे ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिषद को 2013 में विघटित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका जो ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग DEC, तो ये DEC जो है आपका, ठीक है, DEC यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग को, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय जो थे आपके, मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या करा था कि जो आपका DEC था ना, इसको जो विघटित कर दिया करके इसे जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मिला दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग। तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग को 2013 में विघटित किसने किया था, मानव संसाधन मंत्रालय ने विघटित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मिला दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें आपका है कि यह एक स्वशासी संस्था है, इसे उस शिक्षा के संस्थान में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है, ठीक है। ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो होती है वो जो उस शिक्षा संस्थान होते हैं उनका मूल्यांकन करती है और उन्हें जो मूल्यांकन करने के बाद उन्हें ग्रेड प्रदान करती है। तो ये दो कथन आपके सही हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। और इसके जो मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। ये बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो ये आती है आपके मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। तो भारतीय संविधान इसमें जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में इसका मौलिक अधिकारिता का जो है 131 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य या राज्य के बीच या केंद्र या राज्य के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो उसमें आप मौलिक अधिकारों के अंतर्गत
निपटारा उसका कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो मौलिक अधिकारिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, सही है। 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, ये भी सही है। 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। इसमें ये चारों ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि भारत में 7 जो संघ शासित वो राज्य हैं आपके, क्षेत्र हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अंडमान निकोबार, एक तो आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। इसके बाद है आपका चंडीगढ़, है, ठीक है। इसके बाद है आपका दादर नगर हवेली, है। इसके बाद है आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। और एक है आपका दिल्ली, और एक है आपका पुडुचेरी। ये जो आपके 6 हो गए, और आपका है एक हो जाएगा आपके दमनदीप, ठीक है, दमनदीप हो जाएगा आपके, ठीक। तो ये आपके 7 जो भारत के संघ शासित क्षेत्र हैं, ये सही हो गया। 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, ठीक है। तो अब विधानसभा कौन कौन से में है आपकी? वो दिल्ली में और पांडुचेरी में, इन दोनों में आपकी विधानसभा है, ठीक है, इन दो में विधानसभा है। नेक्स्ट है कि 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, जी दिल्ली में जो है आपका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में आपके उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है, जी चंडीगढ़ जो आपके 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो आपका पंजाब और एक हरियाणा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3, यानी 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कथन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है आपका। मुख्य सूचना आयोग तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। आयोग अधिक से अधिक रुपये 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड ही क्वेश्चन आप जो आपके ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और 3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें ये अब मैं आपको बता दूं कि मुख्य सूचना आयोग जो होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं वो एक होते हैं, ठीक है। और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं वो उनकी संख्या जो होती है वो 10 होती है, 10 होती है। और इनकी सबकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे वो आपका केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है, सही है। मुख्य सूचना आयोग तथा अन्य सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। आयोग अधिक से अधिक
यानी 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकती है, ये भी सही है। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 18 राज्य के 267 निर्वाचन क्षेत्र में CNN द हिंदू 2013 इलेक्शन टैकर सर्वे किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए है कि द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी ने इन्होंने क्या किया था कि लोकसभा के चुनावों के परिणामों पर सर्वेक्षण किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके रीजनिंग के और मैथ के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा।